हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइमरी एजुकेशन। माय नेम इज संजू कुमारी। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग के बारे में, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा? कॉलिकर ने देखा। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कॉलिकर ने देखा, लेकिन 1898 में इसका नामकरण बेंडा ने किया। इसे ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। या पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यह छड़ या धागे नुमा रचना प्रतीत होती है, या फिर यह गोलाकार या दानेदार दिखाई पड़ती है। यह छड़ या धागे नुमा, दानेदार या गोलाकार दिखाई पड़ती है। यह छड़ या धागे नुमा दिखाई पड़ती है, या फिर यह दानेदार या गोलाकार दिखाई पड़ती है। पादप कोशिका में यानी प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जंतु कोशिका से कम होती है। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 10,000 से भी ज्यादा हो सकती है। अब इसकी संरचना देखते हैं कि यह किस प्रकार की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 प्रकार की झिल्ली होती है। यह हो गई बाहरी झिल्ली, जिसमें छिद्र प्रेजेंट होते हैं, और यह है आंतरिक झिल्ली, जिसमें फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें इस प्रकार से फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें इस प्रकार से फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। आंतरिक झिल्ली में इस प्रकार से फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। यह हो गई बाहरी झिल्ली। यह हो गई आंतरिक झिल्ली। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, जिसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है, और इसका अपना राइबोसोम भी होता है। तो यह है राइबोसोम। यह राइबोसोम है, और यह है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि जेनेटिक मटेरियल है। आंतरिक झिल्ली जो इस तरह से फोल्ड्स हो गई है और उंगली नुमा प्रवर्धन का निर्माण कर रही है, इसे क्रिस्टी कहते हैं। इसे क्रिस्टी कहते हैं। इसी क्रिस्टी पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में इस प्रकार से फ्लूइड भरी रहती है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। इसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने क्या देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली जो कि छिद्र युक्त होती है, और अंदर की झिल्ली जो कि काफी फोल्डेड होती है, या क्रिस्टी या उंगली जैसी रचना यानी क्रिस्टी का निर्माण करती है। अब आप यह जानना चाहेंगे कि ये आंतरिक झिल्ली में इतने फोल्ड्स क्यों होते हैं, यानी आंतरिक झिल्ली इतनी मुड़ी हुई क्यों रहती है, इस तरह से परत दर परत। यह सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए इतनी फोल्डेड होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एंजाइम्स इस पर अटैच हो सके और अपने कार्यों को परफॉर्म कर सके। इसी क्रिस्टी के ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, यानी श्वसन के लिए एंजाइम्स भी इसी क्रिस्टी पर मौजूद होते हैं, जो ऑक्सी श्वसन में मददगार साबित होते हैं। विभिन्न कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। हाँ, इसका जो राइबोसोम होता है वह
70S टाइप का होता है। राइबोसोम के उपस्थिति के कारण यह अपना प्रोटीन संश्लेषण स्वयं करता है। अब इसके कार्य के बारे में जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी के ऊपर बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, यानी श्वसन के लिए जो एंजाइम्स आवश्यक होते हैं वह इस माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पे मौजूद होते हैं, जिसके कारण भोजन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसके फलस्वरूप ढेर सारी ऊर्जा निकलती है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। इसे ऊर्जागृह के नाम से जानते हैं क्योंकि यह ऑक्सीश्वसन के दौरान ढेर सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण इसे कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहता है और जब नए यौगिक का निर्माण होता है कोशिका में तो इसी ऊर्जा का प्रयोग करके नए यौगिक का निर्माण किया जाता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा इसमें संचित रहती है। यह जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी के कारण सरफेस एरिया यानी सतही क्षेत्रफल बढ़ जाती है। यह कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को भी रेगुलेट करती है। यह क्या करती है? कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को नियंत्रित करती है। और जब कोशिका को इसकी जरूरत होती है, यानी जब कोशिका को कैल्शियम आयन की जरूरत होती है, तब उसे यह प्रोवाइड करती है। तो यह हमने जान लिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे लवक, जिसे प्लास्टिड्स भी कहते हैं। लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह पादप कोशिकाओं की विशेषता होती है। यह जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। यह कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है। इसका शेप कैसा होता है? यह गोलाकार, अंडाकार या तस्तरीनुमा हो सकता है। इसके अलावे भी यह भिन्न भिन्न आकार की होती है, जैसे तारानुमा, फीतानुमा, या यह कुंडलाकार भी हो सकती है। तो यह हो गई इसकी शेप कि यह किस प्रकार की रचना है। अब जानेंगे इसके प्रकार, या कितने प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला अवर्णी लवक, जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। इसके बाद दूसरा टाइप इसका है वर्णी लवक, जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और इसका तीसरा टाइप है हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो यह हो गई इसकी 3 टाइप्स। अवर्णी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, वर्णी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब इन तीनों के बारे में डिटेल से जानते हैं। अवर्णी लवक यह पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंचती है, जैसे पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं, राइजोम्स, बीज। यह कहाँ पाई जाती है? जड़ में, बीज में, राइजोम्स आदि। इन सब जगहों पर सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंचती है। यह श्वेत या रंगहीन होते हैं क्योंकि इसमें कोई कलर पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम भी है अवर्णी लवक। इसी कारण यह श्वेत या रंगहीन होता है। इसका मेन काम है भोजन संग्रह करना। यह काम क्या करता है? यह भोजन संग्रह करता है। अब आते हैं वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक यानी कि यह रंगीन होते हैं क्योंकि इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं। इसका काम क्या है? यह फलों
तथा फूलों को रंग प्रदान करते हैं। फलों तथा फूलों को रंग प्रदान करना, इसके कारण ही फलों तथा फूलों में विभिन्न प्रकार के आप रंग देख पाते हैं। फलों में विभिन्न प्रकार के रंग होने के कारण यह परागण की प्रक्रिया में भी काफी मददगार साबित होती है। फूलों के रंगीन होने के कारण यह परागण की प्रक्रिया में काफी मददगार साबित होती है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, इसमें हरे रंग की पिगमेंट पाई जाती है, यानी हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, इसमें हरे रंग की पिगमेंट पाई जाती है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इसी क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। हरित लवक पौधे के ऐसे भागों में पाए जाते हैं जहां सूर्य की प्रकाश पहुंच पाती है। इसमें हरे रंग की वर्णक क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इसी क्लोरोफिल के चलते पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट की रचना के बारे में जानेंगे। यह क्लोरोप्लास्ट जो कि दोहरी झिल्ली वाली रचना है, तो यह हो गई उसकी बाहरी झिल्ली, यह उसकी बाहरी झिल्ली हो गई। यह है बाहरी झिल्ली, यह बाहरी झिल्ली है, और यह है आंतरिक झिल्ली। क्लोरोप्लास्ट में इस प्रकार से द्रव भरी रहती है, इसे स्ट्रोमा कहते हैं। इसी स्ट्रोमा में इस प्रकार की गोलाकार सिक्के जैसी रचना होती है, जो एक के ऊपर इस तरह से एक अवस्थित रहती है। यह एक के ऊपर एक इस प्रकार से अवस्थित होती है। इस प्रकार की सिंगल रचना को थाइलाकोइड्स कहते हैं। इसे थाइलाकोइड्स कहते हैं। और यह अगर इस तरह से एक के ऊपर एक ग्रुप में प्रेजेंट है, तो इस रचना को ग्रेनम कहते हैं। इस रचना को ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम सिंगुलर है, और इस प्रकार से बहुत सारे ग्रेनम जब प्रेजेंट हो तो उसे ग्रेना कहते हैं। ग्रेनम सिंगुलर फॉर्म है और ग्रेना प्लूरल फॉर्म है। ग्रेनम यह सिंगुलर फॉर्म है, और इस प्रकार से अगर बहुत सारी ग्रेनम स्ट्रोमा में प्रेजेंट हो तो उसे ग्रेना कहते हैं। ग्रेना प्लूरल फॉर्म है, और ये सारे जो ग्रेना होते हैं वह इस प्रकार से एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये इस प्रकार से अटैच होते हैं। इसे स्ट्रोमल लैमेली कहते हैं। इस प्रकार की जो रचना आप देख पा रहे हैं, जो कि ग्रेनम को एक दूसरे से अटैच कर रही है, इसे क्या कहते हैं? इसे स्ट्रोमल लैमेली कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में इस प्रकार से राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि 70S टाइप के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वह 70S राइबोसोम्स होते हैं। एस स्वेडबर यूनिट को कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में अपना डीएनए भी होता है। इस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए भी प्रेजेंट होता है, जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? यह क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक संरचना है, जिसके अंदर लिक्विड फॉर्म में स्ट्रोमा प्रेजेंट होते हैं। इसी स्ट्रोमा में विभिन्न प्रकार की यह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो कि सिक्के के जैसी प्रतीत होती है, जो कि एक दूसरे पर इस तरह से सजे हुए हों। इस रचना को अगर सिंगल है तो थाइलाकोइड्स कहते हैं, और अगर एक के ऊपर एक बहुत सारी, यह लगभग 8 से 10 एक के ऊपर एक अवस्थित रहती है, इस रचना को ग्रेनम कहते हैं। और ऐसी बहुत सारी रचना जब स्ट्रोमा में प्रेजेंट हो तो उसे ग्रेना कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में अपना राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जो कि 70S टाइप का होता है, और इसमें अपना डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से हमने जान लिया हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब जानते हैं कि प्लास्टिड्स के कार्य क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि अवर्णीय लवक के रूप में पौधे के ऐसे भाग में प्रेजेंट होते हैं जहां सूर्य के प्रकाश की पहुंच नहीं होती है, जैसे जड़, बीज, राइजोम्स इत्यादि। ऐसे भागों में यह क्या करते हैं? यह भोजन का संग्रह करते हैं। तो इसका पहला काम क्या हो गया? भोजन संग्रह करना। यह भोजन संग्रह करता है।
इसका दूसरा कार्य जैसे हमने जाना कि वर्णी लवक के रूप में यह फूलों तथा फलों को रंग प्रदान करता है, तो इसका दूसरा कार्य क्या हो गया? रंग प्रदान करना। इसी के कारण कीट आकर्षित होते हैं और परागण की क्रिया संपन्न होती है। परागण की क्रिया में सहायक। थर्ड हमने जाना हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, जिसमें हरे रंग की पिगमेंट यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है और इसी के कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो नेक्स्ट क्या है? प्रकाश संश्लेषण में सहायक। प्रकाश संश्लेषण में सहायक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं वैक्यूल्स, जिसे रसधानी कहते हैं, सेंट्रोसोम एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।